कृषि दर्शन के इस प्रातःकालीन संस्करण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये त्योहारों का मौसम चला हुआ है और आज भी भाई दूज है। भाई दूज यानी भाई और बहन के आपसी प्रेम की एक ऐसी गाथा है जो कि यम द्वितीया भी कहलाती है। यानी कि यम आज के दिन अपनी बहन यमुना से भी मिलते हैं और उसके पीछे बहुत सी धारणाएँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक बात ये आती है कि हमारा किसान सजग होता है इन दिनों, क्योंकि घाघ ने कहा है कि इस समय पाँव पसारे मत सोए। यानी आपको पाँव पसार के नहीं सोना है, आपको बहुत से काम करने हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में और भी बहुत बताएंगे, लेकिन जो मुख्य है वो है खबरें खेती की, मौसम का हाल और मंडी भाव। इसके अलावा एक विशेष कार्यक्रम होगा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन खास होता है चिट्ठी पत्री का। आपके खतों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबरें खेती की। कॉफी उत्पादन में होगी बढ़ोतरी, बढ़ेगा निर्यात। सरकार की कार्यवाही के बाद दालों के दामों में गिरावट। नेचुरल रबड़ के आयात में गिरावट आने की संभावना। फूलों की खेती को अपना रहे पंजाब के किसान। मानसून के दौरान बारिश कम होने के बावजूद कॉफी उत्पादन में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कॉफी बोर्ड के पहले आरंभिक अनुमान के अनुसार मार्केटिंग ईयर 2015 से 16 में देश में करीब 3,55,600 टन कॉफी उत्पादन होने की उम्मीद है। साल 2014 से 15 में करीब 3,27,000 टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। इस सीजन में कॉफी उत्पादन में वृद्धि होने से कॉफी उत्पादकों को निर्यात में भी लाभ होने की संभावना है। भारतीय कॉफी का प्रमुख आयातक इटली, जर्मनी, तुर्की, रूस और बेल्जियम है। भारत इंस्टेंट कॉफी के अलावा अरेबिका और रोबास्टा दोनों किस्म की कॉफी का निर्यात करता है। अरेबिका कॉफी की हल्की किस्म है, लेकिन इसके बीन्स के अधिक सुगंधित होने के कारण इसकी कीमत रोबास्टा के मुकाबले अधिक मिलती है। रोबास्टा का इस्तेमाल अलग अलग ब्लेंडेड वैरायटीज को तैयार करने के लिए किया जाता है। दालों के दामों में आई तेजी के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से दालों के दामों में गिरावट आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की स्टॉक सीमा तय करने और दालों के आयात के बाद सरकार द्वारा इसके वितरण ने भी दालों के दामों में कमी लाने में प्रभावी भूमिका निभाई है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त कार्यवाही कर स्थानीय स्टॉकिस्टों के पास जमा स्टॉक की जांच और छापेमारी के बाद अतिरिक्त स्टॉक को जब्त करने की कार्यवाही ने असर दिखाया है। गोदामों में जमा दलहन बाजार में पहुंचा है, जिससे दालों के दामों में तेजी से गिरावट आई है। दालों के दामों में 25 से 30% तक की गिरावट आई है। दालों के दामों में आई गिरावट से सरकार और उपभोक्ता दोनों को राहत मिली है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में बाजार में नई फसल के आने के बाद दलहन के दामों में और गिरावट आएगी और इसके दामों में स्थिरता भी आएगी। वित्तीय वर्ष 2015-16 में देश में नेचुरल रबड़ के आयात में गिरावट आ सकती है। नेचुरल रबड़ के आयात में कमी आने से देश के रबड़ उत्पादक किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इंडियन रबड़ डीलर्स फेडरेशन के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में रबड़ का आयात 10% से गिरकर 1,86,602 टन रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस बार रबड़ की मांग और सप्लाई के बीच अंतर कम हो रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में नया प्लांटेशन होने से देश में रबड़ का उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन खपत स्थिर है। ऑटो उद्योग में भी मांग में कमी आने की वजह से टायर उद्योग में रबड़ की खपत कम हो गई है। इससे भी रबड़ के आयात में कमी आ रही है। फेडरेशन के अनुसार टायर कंपनियां ही रबड़ का सबसे ज्यादा आयात करती हैं। इसमें सुस्ती आने से नेचुरल रबड़ का आयात इस बार घटा है। पंजाब के प्रगतिशील और उद्यमी किसान फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए फूलों की खेती को अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय में तेजी से वृद्धि हो रही है।
पंजाब के बागवानी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार पंजाब के किसानों की दिलचस्पी फूलों की खेती में तेजी से बढ़ रही है। कुछ किसानों ने निर्यात के लिए भी सालाना तौर पर फूलों का बीज उत्पादन प्रारंभ किया है। अधिकारी के अनुसार पूरी दुनिया में फूलों की खेती में इजाफा हो रहा है। फूलों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। फूलों की खेती पिछले कुछ दशक के दौरान बेहद लोकप्रिय और वाणिज्यिक गतिविधि बन चुकी है, जिसे देखते हुए पंजाब के प्रगतिशील और उद्यमी किसान फूलों की खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। इन किसानों को फूलों की खेती में बेहतर आमदनी होती दिख रही है। मौसम विज्ञान के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। सिक्किम, अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ बरसात होने की संभावना है। इसी तरह तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरे साथ बोलो ए बी बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। तो आपके प्यार भरे खत मेरे हाथ में हैं और ख़तों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर MJ सक्सेना साहब। सभी किसान भाइयों को, बहनों को हमारा नमस्कार। जो कि प्रबंध निदेशक हैं आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के, और इनका एक लंबा अनुभव है किस तरीके से पशुओं की देखभाल की जाए इस दिशा में। और इधर है मेरे साथ डॉक्टर RS खन्ना। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कार्य खन्ना साहब जो हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक हैं और साथ साथ इनका डेयरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो खन्ना सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये पहला खत आया है मेरठ के मीरापुर गांव से। इसमें एक भाई रणवीर सिंह लिखते हैं कि मैं एक शिक्षित युवक हूं और गांव में रहकर कुछ करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने अपना डेयरी फार्म खोलने की सोच रहा हूं और मुझे आप बताएं, सही सलाह दें कि इस दिशा में मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप शुरू में
चाहे 2 या 3 कोई भी पशु रखें, प्रेफरेबली भैंस रखें। मेरठ के एरिया में भैंस का दूध बड़े आराम से बिक जाता है और उसी से शुरू करें। आपका इतना पैसा तो आपके पास होगा कि 2-3 पशुओं को खरीद करके आप अपने पास रख सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाए दूध पैदा करने का और उसको बेचने का, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप किसी भी बैंक से लोन भी ले सकते हैं और 10-1 पशुओं तक जा सकते हैं। पशुओं के ध्यान के लिए आपको को खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आजकल गांव में आपको कैटल फीड भी मिल जाते हैं और मेरठ के एरिया में तो मैं समझता हूं कि हरा चारा बहुत आराम से मिल जाता है। आप अपना चारा उगा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है खेती के लिए। थोड़ा सा एरिया लगाएं, ज़्यादा एरिया में नहीं घास पैदा करना आपको, वरना आप किसी अड़ोसी पड़ोसी से वो खरीद सकते हैं। और दूध के लिए मेरठ के ज़िले में मीरापुर के एरिया में, मीरापुर जो गांव है मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, वहां पर दूध की समितियां हैं। आप दूध वहीं समिति में ही बेच सकते हैं और वहां पर आपको दूध का जो भाव है अच्छा मिलेगा और 10 दिन के अंदर ही आपको उसकी पेमेंट भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें आप शहर में जाके भी बेच सकते हैं। अगला खत मैं आपसे सक्सेना साहब करना चाहूँगा और ये जो है भाई बिशन कांत मिलिंद घाटी बहाल राय मथुरा से लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि आजकल जो त्योहारों का मौसम चल रहा है और ऐसे में मिलावट का दौर तो है ही, लेकिन जब हमारे पशु बीमार हो जाते हैं तो हमको उनको दवा देने में भी ये डर लगता है कि ये दवा सही होगी या अपना कुछ गलत असर दिखा जाएगी। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि आपको हमेशा पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि तरह तरह के रोग होते हैं और कुछ रोग बड़े घातक भी होते हैं और अगर पशु चिकित्सक से सलाह ना ली जाए तो उसमें नुकसान भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा की बीमारियां होती हैं जिनमें किसान भाई हमारे खुद ही अपने अनुभव के आधार पे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में स्वास्थ्य रक्षा के लिए अक्सर वो ये प्रयास करते हैं कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग कम से कम करना पड़े और स्वास्थ्यवर्धक दवाइयों का प्रयोग, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग वो करते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनमें ज़रा दुष्प्रभाव की संभावना बहुत कम रहती है या नहीं के बराबर होती है, लेकिन कई बार डॉक्टर खुद बता देते हैं कि भाई ये दवा दोगे तो थोड़ा 2 दिन उसकी भूख कम हो जाएगी या जो है उसका दूध घटेगा, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर खन्ना, एक ये खत क्या बल्कि ईमेल है, ये ईमेल है, ये सुल्तानपुर का भीमपुर गांव है, वहाँ से ये भावना सिंह लिख रही हैं। वो लिखती हैं उन्होंने एक महिलाओं का अपना कुछ साथी ग्रुप बनाया है और उसमें दूध तो वो ले लेती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि कुछ उत्पाद बनाने शुरू करें, लेकिन मिलावट से भी थोड़ा ये डर रही हैं और चाहती हैं कि एक तो उसका बचाव का रास्ता बताएं, साथ ही मुझे ये बताएं कि मैं इस उत्पाद को किस तरीके से शहर ले जा सकती हूँ। भावना जी, आपने 2-3 प्रश्न एक साथ कर दिए हैं, मैं एक एक करके उनका आपको उत्तर देता हूँ। पहला तो अगर आपको वहाँ पर ये शिकायत है कि दूध में अडल्ट्रेशन के नाम से गांव के लोग बदनाम हो रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कोई किसान अडल्ट्रेशन नहीं करता। जो अडल्ट्रेशन होता है, जो जब आप दूध किसी दूधिया को बेचते हैं तो दूधिया जो है वो उसमें मिलावट करके किसी डेयरी को दे देता है। अगर आप अपना दूध किसी ऐसी संस्था को दें जिसने वहाँ पर समिति खोली हुई है और वो दूध को खुद प्रोसेस करके बेचते हैं या उनके उत्पाद बना के बेचते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का भी अडल्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि क्या हम वहाँ पर कोई और उत्पाद बना सकते हैं। ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको सभी जितने भी किसान मित्र हैं आपके वहाँ पर दूध पैदा करते हैं, उनसे इकट्ठा करके एक छोटी सी फैक्ट्री जैसी लगानी पड़ेगी। तो आप समझ लीजिए कि उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अलग से करना पड़ेगा। आप वहाँ पर मक्खन बना सकती हैं, घी बना सकती हैं, दूध भी अलग से पैकिंग की जा सकती है और दही की भी बना करके पैकिंग की जा सकती है। छोटे से एक कार्य क्षेत्र बना करके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अकेले अपने दूध से बनाना चाहे तो मैं समझता हूँ कि उस किस्म के आप उत्पाद नहीं बना सकते। और सक्सेना साहब, एक ये मैं ईमेल ले रहा हूँ जो रिंकू भाई का शिवहारा बिजनौर से आया है
वो लिखते हैं कि मैं आपका कार्यक्रम लगातार देखता हूं और ख़ासकर मुझे शुक्रवार की प्रतीक्षा रहती है कि कब हमारे ख़तों का जवाब आए, मेरा ख़त कब शामिल करेंगे। तो रिंकू भाई देखिए, हमने आपका ख़त आज ही शामिल कर लिया। और इस ख़त का सक्सेना साहब दूसरा भाग ये है, वो कहते हैं कि मुझे हरा चारा देने के लिए अक्सर समस्या आती है और क्या मैं किसी तरीके से वर्ष भर हरा चारा ले सकता हूँ? इसके अलावा पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए और क्या कुछ दिया जाए? सबसे पहले तो पहला सवाल कि पशुओं के लिए हरा चारा बहुत आवश्यक होता है और ये साल भर अगर मिलता रहे तो ये पशु के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और दूध के व्यवसाय में बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि हरा चारा देने से दूध ही नहीं बढ़ता, उसकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। बट इसमें दिक्कत ये आती है कि आजकल अब जाड़ा है, बरसात के बाद तो आपको हरा चारा तैयार हो जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत बड़ी समस्या होती है। और जैसा कि आपने पूछा कि ये 24 घंटे और 12 महीने कैसे मिले, तो आजकल विज्ञान ने बड़ी प्रगति की है। एक हाइड्रोपोनिक प्रौद्योगिकी है, डेवलप हुई है अपने देश में ही, जिसके द्वारा मशीन से चारा 7 दिन में तैयार हो जाता है। तो आप जहाँ एक तरफ देखते हैं कि चारे के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, बहुत पानी लगता है, तो उन सब से छुटकारा मिल जाता है और आप एक छोटे सी जगह में मशीन लगा सकते हैं। और अगर आपके पास 10 जानवर हैं तो 50 किलो 100 किलो प्रतिदिन उत्पाद करने वाली मशीन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ये जो मशीन जिसका जिक्र आपने किया, वो हमारे किसान भाई कैसे देख सकते हैं? देखिए, हमारे सारे किसान भाइयों को ये जान के अति प्रसन्नता होगी कि कल से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है दिल्ली में। और उसमें कृषि मंत्रालय की एक वहाँ पे मंडप होता है, जिसमें नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई जानकारी, नए नए प्रकार के बीज सारे किसान भाइयों के लिए वहाँ पे जानकारी उपलब्ध रहती है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है रिंकू भाई, जैसे कभी दिल्ली आए इस मेले को देखने के लिए, तो वहाँ पे ये हाइड्रोपोनिक मशीन वो लगी रहेगी और आप उसको देख सकते हैं कि कैसे जो है वो चारा उसमें उत्पादित होता है। और ये सारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभान्वित होगी अगर वो कृषि मंडप में आके नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए और उनसे अधिक से अधिक मुनाफा पाने के लिए, तो 2 चीज़ें, आहार का बहुत बड़ा योगदान होता है और जो समय समय पे बीमारियां आती हैं उनकी रोकथाम करना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। और डॉक्टर साहब देखिए, एक और खत आया है जो कि पूरी जिज्ञासा भरा हुआ है और ये अजमेर ज़िले का गांव तबीजी है। इसके भाई राम सिंह राणावत ये कह रहे हैं कि इनके पास 8 भैंस, 4 गाय और 2 बकरी भी हैं और कहते हैं मैं उनसे दूध प्राप्त करके अक्सर शहर में बेच आता हूँ। शहर में तो दाम अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कई बार शहर जब नहीं जा पाता तो मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। गांव में रहकर एक तो दूध की खपत नहीं हो पाती, दूसरे इसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। इसके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए राणावत जी, दूध उत्पादन आप करते हैं तो आपको उसका मूल्य तो मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात की। और जहाँ तक आपने ये कहा कि मैं शहर जा कर के बेचता हूँ, तो शहर में तो आपको दूध का मूल्य थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको मार्केट अपनी बनाने के लिए बहुत अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी, कई जगह पर जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं और गांव में ही समितियां खुली हुई हैं, मैं समझता हूं कि अजमेर में अजमेर संघ ने भी खोली हुई हैं, आप इन्हीं समितियों में संपर्क करें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आजकल जो दूध का भाव है वो बड़ा अच्छा दिया जा रहा है। मैंने कल ही पता किया, अजमेर संघ वाले 1 लीटर दूध का 36 से 38 रुपये लीटर भाव दे रहे हैं आजकल, 600 रुपये किलो फैट के हिसाब से भाव दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दूध का भाव आपके लिए गांव में कम है। ये हो सकता है कि आप गांव में जा कर के 40 रुपये में बेच लेते हों या 42 रुपये में बेचते हों, पर फिर आपको गांव में आने, शहर में आने जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप किसी समिति से जुड़ें। समिति से जुड़ने के अलावा, दूध देने के अलावा, वहाँ आपको फ़ायदा ये होगा, वो आपको कैटल फीड देंगे, वो आपको दवाइयों का प्रबंध करके देंगे
उनके पास अक्सर पशु चिकित्सक रहते हैं जो गांव में जा कर के आपके पशुओं की देखभाल करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से किसी संस्था में जुड़ने के लिए आपको जो सलाह मिल सकती है, जो मदद मिल सकती है, वो शहर में जा कर के नहीं मिल सकती। सक्सेना जी, एक ये अब आखिरी खत है, लेकिन आखिरी को आखिरी मतलब मुझे बहुत महत्वपूर्ण खत है ये। वो खत है राम लखन भाई का मुजफ्फरनगर से। ये लिख रहे हैं कि श्रीमान, जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है मुझे अपने पशुओं की चिंता हो रही है। पिछली बार मेरी एक बछिया इसी ठंड के कारण मर गई थी, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय बताएं। क्या मैं पशुओं के बाड़े में हीटर भी लगा सकता हूं? राम लखन जी, जैसे आपने पूछा, ये जब जाड़ा शुरू होता है तो जैसे मानव में जाड़ा शुरुआत होता है, सर्दी जुकाम होता है, वैसे ही पशुओं में भी श्वास की बीमारी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ठंडक बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे पानी ठंडा होता जाता है, उनका आहार जो है वो भी ठंडा हो जाता है। तो थोड़ा बदलाव किसान को करना पड़ता है। बदलाव ये करना पड़ता है कि भाई जो सानी लगाते हैं उसमें पानी डालते हैं तो बहुत ठंडा पानी ना हो, नहीं तो पशु फिर उसमें मुंह नहीं डालता है। इसी तरीके से जो नांद होती है जहाँ पानी पीता है, और अमूमन ये होता है कि पानी इतना ठंडा होता है कि वो पशु उसमें मुंह नहीं डालता और पानी का पीना कम हो जाता है। तो उससे भी जो है उसकी पाचन क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दुग्ध उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। और जो आपने बताया कि बछियों के ऊपर, जैसे बच्चों में सर्दी का असर बहुत होता है, ऐसे ही बछियों में भी सर्दी का असर बहुत होता है। और इसलिए जैसे ही ये लक्षण दिखें कि सांस फूल रही है या पशु जो है हाँफ रहा है, तो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लें और उसके हिसाब से अगर उसका उपचार तुरंत करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो काफ मॉर्टेलिटी होती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज़, इससे जो है वो बचाव किया जा सकता है। तो निश्चित ही आपकी जो चिट्ठी और आपके ईमेल थे उसमें आपकी सजगता नज़र आई और हमारे विशेषज्ञों ने इसके जो जवाब दिए वो निश्चित तौर पर सटीक और महत्वपूर्ण थे। तो सक्सेना साहब, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद खन्ना साहब आपका भी बहुत, क्योंकि आपने डेयरी उद्योग लगाने की दिशा में जो मैं जी जी नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये तो आपने हमारा पता नोट कर लिया। हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक अवश्य पहुंचाएं और ख़ासकर ये बताएं कि आप इस कार्यक्रम में क्या कुछ और चाहते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को आपके लिए उपयोगी बना सकें। और चलते चलते कुछ बात हम भी आपको बता देते हैं।
एक तो आप ये सोचिए कि जो भी आपके ख़त आते हैं तो आप चाहते हैं कि उनका जवाब आप तक सही विशेषज्ञों के द्वारा पहुंचे, तो हम विशेषज्ञों का चयन करके और उनको आपके ख़त पकड़ा करके और आपका जवाब आप तक पहुंचाते हैं। और आज भी हमने ऐसा ही किया और आप तक हम समझते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब ठीक तरीके से और मिले होंगे और ताकि आप उस पर अमल भी कर सकें। और हाँ, एक बात और, कल शनिवार है और आप जैसा कि जानते हैं कि इस दिन हम एक ख़ास फिल्म दिखाते हैं और कल की फिल्म आधारित होगी राई और सरसों के उत्पादन और उसके विकास को लेकर के। देखना ना भूलिएगा, ठीक 6:30 बजे सुबह आप अपने टीवी सेट को खोलिएगा और ये फिल्म अवश्य देखिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं बस पहुंचाइएगा। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।